और जब हम ये कहते हैं कि अभी एकमात्र कारगर हथियार इस लड़ाई में, इस वायरस के खिलाफ हमारे पास जो है वो वैक्सीन है, तो लॉकडाउन तो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास रिसोर्सेज जो कम है उससे हम तालमेल बिठा पाएं, मरीज इतने ना बढ़ जाएं कि हम रिसोर्सेज हमारे एकदम बौने हो जाएं उनके सामने। ये हो गई लॉकडाउन की बात। लेकिन फिर जब वैक्सीन की बात करते हैं कि हम इतने सशक्त बना दें एक इंडिविजुअल को और ग्रेजुअली एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर दें, क्या उस तरफ हम बढ़ रहे हैं? जरा देखिए, कम से कम एक डोज कितने लोगों को लगी है और दोनों डोजेज अभी तक कितने लोगों को लगी है। जब आप ये देख लेते हैं तो फिर आपको यह अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कम से कम एक डोज जिनको लगी है वो 14,66,24,652 लोग हैं और ये हमारी टोटल पॉपुलेशन में से 10.7% लोगों का आंकड़ा है। लेकिन जिनको दोनों डोसेज लग गए हैं वो कितने हैं? वो हैं करीब करीब 4 करोड़, 4.25 करोड़, 4,12,62,233 और ये पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 3% होता है, बहुत मीगर है। और ये 20 मई तक के आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं। और अगर इस हिसाब से आप देखेंगे तो क्या हमारी रफ्तार संतोषजनक भी है? किन राज्यों में कितना टीकाकरण हुआ है, जरा उस पर भी निगाह भी आप डाल लीजिए, ताकि ये भी आप समझ पाएं कि राज्यों में पॉपुलेशन के हिसाब से आप अभी मोटा मोटा जानते हैं कि कौन सा राज्य कहां पर है और उस हिसाब से हम कहां खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र में देखिए 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण हो गया, लेकिन इसमें से अब उसका बाइफरकेशन आपको देखना पड़ेगा कि किसको एक डोज लगी है, कितनों को दोनों डोसेज लग चुकी हैं। फिर आप देखें उत्तर प्रदेश में, यहां पर करीब करीब 1.25 करोड़ आप समझ लीजिए लोगों को डोसेज लगी हैं। क्या यह पर्याप्त है? राजस्थान में ये 1.5 करोड़ लोग लगभग वैक्सीनेट हुए हैं। अब इसमें से भी 2 और 1 वाले कितने हैं देखना होगा। पश्चिम बंगाल में 1,54,00,000 के आसपास लोग वैक्सीनेट हुए हैं। और इसी तरीके से अगर आप देखते जाएं तो गुजरात की स्थिति आपको दिखाई दे रही थी अभी। अब ये पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं 1,30,00,000 के आसपास लोग, कर्नाटक में 1,20,00,000 के आसपास और दिल्ली में 50 लाख के आसपास लोग ऐसे जिनको पूरे तौर पर वैक्सीनेट किया जा चुका है। अब ये करीब 51 लाख। लेकिन अब डॉक्टर विवेक, अगर हम ये मानते हैं कि वायरस के सामने हमको प्रभावी दीवार अगर लगानी है तो वैक्सीन की ही होगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन में ये टिटबिट्स काम कर पाएंगे? ये बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं जब से टेलीविजन पे आ रहा हूँ करीब 1 महीने से, खासकर अप्रैल में जब शुरू हुआ, तब से मैं कह रहा हूँ कि वैक्सीनेशन इज द ओनली फ्यूचर। उसका रीजन भी है कि हमने इजराइल देख लिया, बहुत छोटा देश है, उन्होंने तो करना बड़ा आसान था उनके लिए। अमेरिका ने 40% को कर लिया है पॉपुलेशन को, यूके ने भी ज्यादा किया है। हमारा देश बड़ा है, लेकिन हम इस बात को लेके अपने को कंसोल इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास उतने ही मुख्यमंत्री हैं, उतने ही हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, उससे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो अमेरिका में है, क्योंकि नंबर्स आर स्टिल मोर। They may not be that efficient, but I will say कि वो efficient भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप लोग सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, मैं तो एक लेमैन से भी बात कर रहा हूं तो वो भी यही कह रहा है कि देखिए वैक्सीन चाहिए, उसके बगैर नहीं होगा। सबको ये समझ में आ रहा है, फिर क्या होगा डॉक्टर साहब? समाधान क्या है? यही है कि समाधान ये है कि देखिए, आज मैं अखबार में पढ़ रहा था कि लोगों ने किसी एक्सपर्ट कमेटी ने कहा कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन इज नॉट पॉसिबल। व्हाई वी कैन नॉट डू डोर टू डोर वैक्सीनेशन? व्हाई वी कैन नॉट हैव 24/7 वैक्सीनेशन? पोलियो में किया तो था डॉक्टर साहब, पोलियो में तो किया है हमने। आप किया हुआ तो हमको सीखना पड़ेगा, हमको इस पर देखना पड़ेगा और तवज्जो देनी पड़ेगी। हमारे वैक्सीन कम क्यों आ रही हैं? हमको ये थोड़ा सा लेट हो गए सोचने में, हमको पता नहीं था सेकेंड वेव आ जाएगी, हमको लेट हो गए हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है और बाहर से इंपोर्ट का है, क्या हम कैचअप कर पाएंगे डॉक्टर साहब? क्या हम कहीं मिडवे पकड़ पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो वी विल हैव, अगर थर्ड वेव आ गई तो you'll see much more number of deaths। डॉक्टर सुधा बाला, अब इस हिसाब से एक चीज और बोलना चाह रहा था, एक बहुत जरूरी बात बोलिए। आपने रेमडेसिविर और प्लाज्मा के बारे में बात करी थी जी। मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन इज द फ्यूचर, ट्रीटमेंट इज द प्रेजेंट। मैं अभी भी इसमें बिलीव करता हूं पूरी तरीके से कि अगर रेमडेसिविर फर्स्ट वीक में अगर जिसका सैचुरेशन डाउन हो रहा हो जल्दी दे दिया, इसीलिए हमारे सेंटर्स की जरूरत है कि हॉस्पिटलाइजेशन के बाद ही दे सकते हैं। हमने इस वेव में कई पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंट्रावीनस होम क्वारंटाइन में भी दिलाया, पेशेंट हैव रिकवर्ड। It cannot be discouraged। Similarly, प्लाज्मा थेरेपी, मैं एक एग्जांपल दूंगा। देखिए, हम लोग ने जो बैन किया है या खत्म किया गया, उसका एक ही रीजन रहा है कि उन्होंने कहा ट्रायल में फायदा नहीं हुआ। ट्रायल कब किए गए? ट्रायल किए गए सेकंड वीक के बाद, जब पेशेंट का सैचुरेशन डाउन हो गया। उस समय तक लंग इतना खराब हो चुका था। डॉक्टर साहब, इसमें ना लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आने लगती हैं। आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल वो प्रामाणिक है, लेकिन मालूम है अब जब लोगों को ये लगता है, पहले ये वायरस संचरण कितना करता है, ये ड्रॉपलेट है या एरोसॉल है, एयरबॉर्न है, इसको लेकर, या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन से बात जो शुरू हुई उसमें देख रहे हैं। अब आप आइवरमेक्टिन तक जब हम देखते हैं, आइवरमेक्टिन का जो एक पत्ता आता था करीब 150 रुपए का, वो सीधे 450 रुपए का कर दिया गया है। तो लोगों के दिमाग में कई थ्योरीज आने लगती हैं
कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों के लिए किसी चीज को हवा दे दी जाती है, कुछ दिनों के लिए फिर दूसरी चीज को। अब ये स्वाभाविक है, लोगों के दिमाग में आ सकता है, इसको यू कांट हेल्प इट। लेकिन ये भी सही है कि ऐसे में वो संस्थाएं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है उनको बहुत सोच विचार के बाद स्टेटमेंट देने चाहिए, बहुत सोच विचार, क्योंकि ये इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रेट करता है चीजों को और वो फिर अपने हिसाब से उसको लागू भी करना शुरू कर देता है। मैं जरा सुधा बालाजी के पास जाना चाहता हूं। सुधा बालाजी, क्या इसके बारे में, इस संदर्भ में भी आप लोग इसके लिए एक प्रेशर ग्रुप चाहिए, जाहिर है, क्या आप इसको लेकर भी कन्विंस कर पाए पॉलिसी मेकर्स को कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है, बल्कि समान ध्यान दिए जाने की जरूरत है वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ? यस सर, वही मैंने बताया ना कि दिल्ली गवर्नमेंट हमारी पूरी हेल्प कर रही है, इसीलिए हम अपनी इम्यूनो बूस्टर्स दवाइयां इतने लाखों। बाकी स्टेट्स के क्या हाल है मैम? मसलन हम सुनते हैं कि बंगाल सबसे ज्यादा ध्यान देता रहा है, वेस्ट बंगाल होम्योपैथी के बहुत सारे लोग मानने वाले वहां पर हैं जो उस पर बहुत भरोसा करते हैं। क्या उन जगहों पर भी संतोषजनक काम हो रहा है? अभी तो दिल्ली सरकार भी और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी पूरी तरह हमें सपोर्ट कर रही है, ध्यान दे रही है, और इसीलिए ये 1444 की लाइन भी शुरू करी है। और एक और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, करीब मतलब 150 के करीब होंगे, सबके वेबसाइट पे टेलीफोन नंबर दे रखे हैं, तो दिल्ली के पेशेंट्स खास करके बाहर के भी लोग कर सकते हैं, जो उनके घर के नियर बाय डिस्पेंसरी पड़ती है वहाँ के डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन कर सकते हैं, तो वो जो मेडिसिन बताएंगे तो वो। तो डॉक्टर सुधा, इसमें क्या आप सीवियर केसेस को भी ले रहे हैं और ट्रीट करने के बारे में सोचते हैं, या आप सपोर्टिव ट्रीटमेंट जिनको जो माइल्ड या माइल्ड टू मॉडरेट वाले हैं उनको ही आप सुझाव देती हैं कि वो जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां उनका रुख करें? सर, सीरियस केसेस पे अलोंग विद एलोपैथिक उनके साथ हम अपनी होम्योपैथिक ऐड ऑन कर रहे हैं। ओके। और उनके रिजल्ट हम बहुत जल्दी पब्लिश करने वाले हैं। तो वो ऑब्वियसली होम्योपैथी का जो डॉक्टर है वो देख नहीं पाता होगा, तो वो ये कहता होगा कि एलोपैथी डॉक्टर से आप सुझाव लीजिए, साथ में ये दवाइयां लेते रहिएगा। अब जरा डॉक्टर राकेश के पास भी मैं जाना चाहता हूँ। डॉक्टर राकेश, सीवियर पेशेंट्स के मामले में क्या अनुभव है आपका? जनाब, सीरियस पेशेंट्स को हम मॉडर्न हॉस्पिटल्स में रेफर करते हैं और मॉडर्न डॉक्टर्स की हेल्प लेने में हम कोई बुराई नहीं समझते, क्योंकि साइंस, मॉडर्न साइंस हो या आयुर्वेदिक साइंस, सारी जनमानस के लिए है और हमारी है, और दोनों साइंस जो है पब्लिक वेलफेयर के लिए बनी है। साइंस पब्लिक वेलफेयर के लिए है और इसमें कोई आपस में लड़ाई नहीं है, एक दूसरे के पूरक के तौर पर इनको काम करना चाहिए। लेकिन क्या ये आदर्श बातें हैं जो हम कर रहे हैं, क्या ये व्यवहारिक नहीं है? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।